इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उसकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। आज ही के दिन 1948 में इजराइल ने खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित किया था। लेकिन दोस्तों, अभी इजराइल के हालात की बात करें तो यहाँ की हालात इतनी खराब है कि यहाँ लोगों को बस में करना नामुमकिन हो गया है। दरअसल अभी इजराइल में वहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोग भारी प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि आज वहाँ की जनता को खुद के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इजराइल में, क्यों वहां की जनता अपने प्रधानमंत्री के ऊपर भड़की हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए थोड़ा जान लेते हैं इजराइल के इतिहास के बारे में। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है उसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसी के साथ 1948 में दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर कब्जा कर लिया। इजराइल के लिए यह लड़ाई कठिन जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज्यादा लोग इजराइल में रहते हैं। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। कभी कभी सवाल यह भी उठता है कि इतना छोटा होने के बावजूद इजराइल इतना मजबूत देश कैसे बना। आज मजबूरी में ही सही, लेकिन अरब देशों को उसने अपने सामने घुटने टेकने के लिए कैसे मजबूर किया। दरअसल 90 लाख की आबादी वाले इस देश में हर किसी को आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। पुरुषों के लिए पहले 36 महीनों की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है, जिसके बाद इसे घटाकर 32 महीने किया गया और फिर 30 महीने। महिलाओं के लिए भी 24 महीनों की ट्रेनिंग कंपलसरी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की मदद से इजराइल ने ऐसे आधुनिक हथियार बना लिए हैं जिसका उपयोग वो खुद तो करता ही है, साथ ही इसका एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इजराइल का नाम दुनिया के बड़े बड़े आर्म एक्सपोर्टर्स में आता है। तीन तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इजराइल ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है। इसे आयरन डोम कहा जाता है। यह एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल की एक ऐसी व्यूह रचना है जो दुश्मन के खतरनाक से खतरनाक प्रहार को नाकाम कर देता है। यह हवा में ही दुश्मनों के आगे रॉकेट को तबाह कर देता है। इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट 90% है। इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जगह जगह पर बंकर बनाए हैं। ऑफिस, घर, मॉल, प्लेग्राउंड, होटल, हर जगह ये बंकर है। दुश्मन जब भी इस देश पर हमला करता है तो सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और नागरिक अलर्ट होकर इन बंकर्स में चले जाते हैं। इजराइल अपनी इसी तरह की प्लानिंग की वजह से इतनी जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में इतना स्टेबल है और अपने लोगों की जान बचा पाता है। इकोनॉमी के लिहाज से भी इजराइल एक मजबूत देश है। दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में इजराइल का नाम शुमार होता है। पूरी दुनिया में इजराइल, हांगकांग और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर माना जाता है। ऐसा शून्य महंगाई दर और बेरोजगारी में भारी कमी के आधार पर कहा जाता है। इसे मिडिल ईस्ट की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। वॉरेन बफे और बिल गेट्स भी कहते हैं कि इजराइल उन स्टेबल देशों में है जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इजराइल की जनता क्यों भड़की हुई अपने प्रधानमंत्री के ऊपर।
इजराइल में इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरा हुआ है। दरअसल इजराइल में गुरुवार को सरकार ने एक नया बिल पास किया, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट भी प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटा सकेगी। प्रधानमंत्री के फिजिकली या मेंटली अनफिट होने पर सिर्फ सरकार ही उन्हें अयोग्य घोषित करके अस्थायी तौर पर हटा सकती है। इसके लिए भी 3/4 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री चाहे तो संसद को जानकारी देकर खुद इस्तीफा दे सकता है। इसके लिए उन्हें 2/3 सांसदों की जरूरत होगी। अगर इसे दूसरे तरीके से समझें तो जनवरी में इजराइल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव जारी किया। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसे ओवरराइड बिल नाम दिया गया। अगर यह बिल पास हो जाता है तो संसद में जिसके पास भी बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकेगा। लोगों का मानना है कि इससे देश का लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नए बिल से निर्वाचित सरकारें जजों की नियुक्ति में दखल दे सकती हैं, जिससे सही और निष्पक्ष फैसले लेने की जुडिशरी की पावर कम हो जाएगी। नेतन्याहू का नया बिल लागू होने से किसी कानून को रद्द करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की ताकत सीमित हो जाएगी। हालांकि इजराइल में भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विवादित न्यायिक सुधार कानून को फिलहाल निलंबित कर दिया है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल ओत्जमा यहूदित ने बताया कि इस कानून को टालने के लेकर नेतन्याहू ने अपनी सहमति दे दी है। ओत्जमा यहूदिल इजराइल राजनेता रक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर की पार्टी है। जूइश पावर नाम की एक अन्य पार्टी ने भी इस कानून के स्थगन की पुष्टि की है। हालांकि अभी तक नेतन्याहू ने खुद कोई बयान नहीं दिया है। इस कानून के खिलाफ हफ्तों से इजराइल में बवाल जारी है। अब इसमें इजरायली श्रम संगठन भी शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब इस कानून पर फैसला संसद की अगली बैठक में किया जाएगा। इस दौरान नेतन्याहू को एक बार फिर गठबंधन और शामिल पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पहले इन्हीं पार्टियों ने कानून को अपनी मंजूरी दी थी, लेकिन बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इन्होंने यू टर्न ले लिया है। इजराइल की संसद अगले हफ्ते छुट्टी पर रहेगी। ऐसे में इस कानून को कुछ दिनों बाद ही संसद नेसेट में प्रस्तुत किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों ने पहले ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इजराइल में इस कानून के विरोध में रिजर्व सेना के लोग भी उतर आए हैं। वे अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। कई इजरायली दूतावासों ने भी आपातकालीन काम को छोड़कर अन्य सभी कार्यों से अलग रहने का ऐलान कर दिया है। इजरायली दूतावास की वेबसाइट्स पर इससे संबंधित संदेश दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई को स्थगित कर दिया गया है। कई अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इजरायली लोगों का मानना है कि सरकार न्यायपालिका से जुड़ा जो बदलाव कर रही है उससे देश का लोकतंत्र कमजोर होगा। बड़ी बात यह है कि इसका विरोध करने वालों में नेतन्याहू के घोर समर्थक भी शामिल हैं। लोगों का मानना है कि इस कानून के तहत सरकार न्यायपालिका को कमजोर करना चाहती है। लोगों का यह भी दावा है कि इस कानून से प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने जो कानून बनाया है उससे अदालत की ताकत काफी कम हो जाएगी। इजरायली अदालतें संसद से बने कानूनों की समीक्षा नहीं कर पाएंगी और ना ही उन्हें खारिज कर पाएंगी। इतना ही नहीं, संसद में बहुमत के जरिए अदालत के फैसले को बदला जा सकता है। ऐसे में नेतन्याहू चाहे तो अदालत के फैसले को संसद में अपने पक्ष में कर सकते हैं। नेतन्याहू के पास संसद में सिर्फ 1 वोट से बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों में सरकार की मंजूरी के बाद ही जजों की नियुक्ति हो सकेगी। मंत्रियों के लिए अटॉर्नी जनरल की सलाह मानना भी बाध्यकारी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सच में इजराइल की सरकार जो कर रही है वो सही है? क्या सच में इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप इस पर नए हैं तो दिए गए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।